माननीय विभाग संचालक जी दादू जी और आज के इस ग्रंथ के रचयिता, शोधकर्ता, लेखक ज्ञानवृद्ध श्री कृष्णानंद सागर जी, जिनके सम्मान करते हुए हमने उस इतिहास से प्रेरणा लिया, ऐसे विभाजनकालीन भारत के साक्षी बने ऐसे सभी महापुरुष, सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बार बार ये कहा जा रहा है यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, पाथेय मिलेगा। वो मार्गदर्शन और पाथेय देने वाला मैं तो नहीं हूं। जिनके मार्गदर्शन या पाथेय केवल यहाँ बैठे हुए सभासदों के लिए नहीं, अपितु वर्तमान और आगे की पीढ़ी के लिए भी भारत के इनसे मिलने चाहिए। ऐसे जिनके कर्तृत्व से, राष्ट्रभक्ति से और भारत को अखंड बनाए रखने के लिए अपने सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हुए, लेकिन आज भी साक्षी के रूप में हमारे सौभाग्य से यहाँ उपस्थित है। ऐसे लोगों से वह मार्गदर्शन पाथेय मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शब्दों के, वाणी के दृष्टि से तो कुछ मैं यहाँ कह सकता हूं। देशभक्ति के बारे में कहा जाता है, इट इज नॉट इन बुक्स नॉट इन स्पीचेस। वो तो देशभक्ति के बारे में होता है। देशभक्ति वो होती है जब प्रत्यक्ष कुछ करने के लिए जब अवसर उत्पन्न हो जाता है या ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार कैसे रहता है, इससे हमारी देशभक्ति कितने उज्जवल है, उत्कृष्ट है, यह उजागर हो जाता है। ऐसे देशभक्ति को देशभक्ति के नाते अर्थ देने वाले लोग यहाँ इस सभागार में आज बैठे हैं। इसलिए उनके पदतल में मैं नमन करते हुए कुछ बातें यहाँ कहने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, दुनिया के इतिहास में कई देशों के मानचित्र कई कारणों से, भू राजनीतिक परिस्थिति के कारणों से, जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, और अन्य वजह से बदलते रहे। पिछले दिनों में भी कुछ देश किसी देश के साथ जुड़ गए, कुछ देश जो राष्ट्र बनने के प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो पाया, ऐसे टूट गए, दोनों हो गए। 1989 में जब यहां भारत में अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था, उन्हीं दिनों में आप लोगों को स्मरण जरूर होगा, सोवियत रूस टूट रहा था और जर्मनी, दो देश फिर से एक हो रहे थे। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में यह दुनिया में देखने को मिला। 1939 से 45 तक
विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध, महायुद्ध, वह कालखंड था। उस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के कई देशों में उथल पुथल हुए। राजनीतिक आर्थिक जो उथल पुथल हुआ वो तो अपने जगह पर ही, लेकिन देश के मानचित्र बदले, भूभाग बदले। तब तक एक जर्मनी जो दो जर्मनी, पूर्व और पश्चिम जर्मनी के नाम, और उसका कारण था उन दोनों में दो विचारधाराएं थी। लेकिन कारण विचारधाराएं तो बाद में आई। तथाकथित लोकतांत्रिक और तथाकथित कम्युनिस्ट जर्मनी हो गए, पूर्व और पश्चिम जर्मनी। लेकिन एक षड्यंत्र था, एक जर्मनी को बनाए रखना दुनिया के कई देशों के एजेंडा में नहीं था, उनको तोड़ना था। परंतु वह बहुत दिन नहीं चला। सोवियत रूस आसपास के जो रशिया आज है, उन्होंने 1920 से लेकर या थोड़ा उससे पहले से आसपास के भूभागों को अपने साथ जोड़ जोड़कर धमकी से, जुल्म से, अपने वर्चस्व से, प्रभाव से, धोखे से उछलाकर किसी न किसी प्रकार से एक यूएसएसआर की रचना की गई, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वह सोवियत रूस मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व के पश्चात जो ग्लासnost और पेरिस्ट्रोइका, ऐसे उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन और उसके कार्रवाई करने के प्रयत्न किए। रूस को बनाए रखना उनके लिए संभव नहीं था, अंदर से टूट रहा था। तो पहले बाल्कन कंट्रीज अलग हो गए, लैटविया, इस्टोनिया वगैरह। बाद में धीरे धीरे 89 में सारे सोवियत रूस टूट पड़ा। सोवियत रूस, यूएसएसआर इतिहास के पन्नों में चला गया। तो उस समय कुछ कार्यक्रम हमने बेंगलुरु में रखे। दुनिया के भविष्य ऐसे क्या हुआ, क्यों ऐसे हो रहा है। उस कार्यक्रम में भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री, विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी एपी वेंकटेश्वरन उस कार्यक्रम में सेमिनार में आए, गोष्ठी में आए। उस कार्यक्रम के सूचना देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए माननीय शेषाद्री जी उस समय संघ के माननीय सरकारी विभाग थे। उनके पास जब मैं गया था, मैंने बताया ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा हुई। उन्होंने एक बात बताई, ये सारे जो हो रहे हैं, यह हर एक देश में वहां के राष्ट्रीयता, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यह उभर कर आया। यही कारण है इस राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति के कारण टूटे हुए एक राष्ट्र के दो टुकड़े जुड़ रहे हैं। अनेकों राष्ट्रों को जोड़कर एक राज्य शक्ति बनाने के जो कुप्रयास हुआ, वह समाप्त होकर राष्ट्र अपने अपने पुनर्जन्म ले रहे। एक जर्मनी में ऐसे हुआ, सोवियत रूस में ऐसे, और भारत में भी वही सांस्कृतिक राष्ट्रीयता यहाँ
ऊपर उठकर आ रही है, क्योंकि अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था। मैंने इतिहास के इस पक्ष पर इसलिए गया क्योंकि राष्ट्रीयता, यह भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के साथ जुड़ी हुई बात है, वही है, जुड़ी हुई नहीं, वही है। आज हम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, किसी भी शब्द से कहें, वह इस सांस्कृतिक भारत के ही चित्र को सामने लाने वाला होना चाहिए। वह सांस्कृतिक भारत जो है, भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जो भारत है, वह मान्य आलोक जी ने जिस आशा और विश्वास को, जिस आकांक्षा और सपने को जो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में है, हृदय में है, उसको यहाँ अपने शब्दों में उन्होंने कहा, वह हुए बिना वह भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति भारत से पूर्ण रूप से नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा अखंड भारत के विषय में यह राष्ट्रीयता उजागर होना, राष्ट्रीयता अभिव्यक्त होना, यह दुनिया में समय समय पर जब ऐसे अवस्था, ऐसे परिस्थिति, ऐसे अवसर मिलता है, तब होते हुए अनुभव में आता है। इसलिए मैं इतिहास के उस समय का थोड़ा सा याद दिलाया। 1945 तक विश्व के द्वितीय युद्ध लगभग समाप्त हो गया, लेकिन 1945 से आने वाले 5-6 वर्ष भारत के लिए एक महायुद्ध की परिस्थिति आ गई। यह माननीय कृष्णानंद सागर जी ने हमारे सम्मुख जो रखा आपने, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की बात जुलाई में घोषित हो गई, और जिस प्रकार ये डायरेक्ट एक्शन के जो स्वरूप सामने आया, ये इतिहास साक्षी है। मानवता कितने नीचे चली जा सकती है और मानव कितने अत्यंत क्रूर बन सकते हैं, इसके एक मिसाल उस डायरेक्ट एक्शन में सामने निकल कर आया, जो इतिहास में। तो इसलिए ये जो जिहादी मानसिकता के जो कार्रवाई हैं, हथकंडे हैं, इतिहास में ऐसे रक्तपात के कारण बने हैं, वह मानसिकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। विश्व के अनेकों भागों में यह मानवता के दुर्भाग्य है। आज भी एक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता हिंसात्मक रूप लेकर पाशवी कृत्य करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने की तैयारी कर बैठे। दुनिया चिंतित है, तो इसलिए रास्ता क्या होना चाहिए, यह विचार करना। तो इसलिए आज ऐसे परिस्थिति दुनिया में अनुभव में आने के कारण इतिहास से हमें क्या पाठ मिलता है, यह समझना आवश्यक है। आगे के मार्ग को यदि हमें विचार करना है, पीछे क्या हुआ इसके बारे में समझना आवश्यक है। इसलिए कृष्णानंद सागर जी ने 4 खंडों में विभाजनकालीन भारत के साक्षी इस शीर्षक से इतिहास के उन अनसुने अनकही बातों को फिर से एक बार ग्रंथ रूप में लाकर भारत के वर्तमान और आगे के पीढ़ियों के लिए
अत्यंत श्रेष्ठ एक योगदान आपने इस क्षेत्र में शोध करते हुए अपने परिश्रम से किया है। इसलिए सारे समाज की ओर से माननीय कृष्णानंद सागर जी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन्होंने इतने लोगों से मिलकर इतिहास के उन भागों को जो अंधकार में रहे हैं या इधर उधर थोड़े छुपे होंगे, उन चीजों को लाए। ये सब इतिहास के भाग है, लेकिन एविडेंस कहां है? लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों को, इतिहास के प्राध्यापकों को मालूम है, ओरल हिस्ट्री करके भी एक बात होती है। प्रत्यक्ष देखे हुए, अनुभव किए हुए बातों को जब व्यक्ति कहता है, उसको जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उस ओरल हिस्ट्री को इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्व का स्थान है, उसको माना जाता है। इसलिए इतिहास है, एक अपोल कल्पित कहानी नहीं है। दिस इज नॉट इमेजिनेशन ऑफ सम फैंटेसी, दिस इज नॉट द फिक्शन ऑफ सम लिटरेरी स्टूडेंट। घटित चित्रों को अपने स्मरण से बताकर देशभक्ति के उस कार्य को जिन्होंने किया, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे सोचने वाले लोग ही ये कार्य किए थे। लेकिन कृष्णानंद सागर जी जैसे एक शोधकर्ता, राष्ट्र प्रेमी लेखक इस विषय के लिए जब निकले, लोगों ने ये कहा इसलिए अपने आप को प्रशंसा के लिए नहीं, हमारी वीरता को दर्ज करना चाहिए, इस कारण से नहीं। इसलिए कोई पदवी, पुरस्कार, प्रशस्ति मिलेगी ऐसी आकांक्षा से नहीं, लेकिन भारत के आने वाली पीढ़ियां समझने चाहिए उस समय एक परीक्षा का काल, देश के संकट के चुनौती का वह पर्व, उस समय उन लोगों ने क्या किया, क्या करने का प्रयास किया, उनके अंदर के देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के वह उज्जवल स्वरूप कैसे था। हमने अपने समय पर अपने को जो ठीक लगा, सूझा, हम कर सकते थे, क्षमता थी, उस समय हमने ये किया और आगे के लिए हमने मशाल आपके हाथों में थमा दिया, इसलिए आप आगे लेके जाओ, ऐसे एक संदेश देने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता थी। वो कार्य हुआ। भारत के विभाजन के बारे में कई पुस्तकें आई, जैसे मैंने कहा माननीय शेषाद्री जी ने स्वयं उनकी पुस्तक है ट्रैजिक स्टोरी ऑफ इंडिया पार्टीशन, देश और बटा, ऐसे हिंदी में है, और भी लोगों ने लिखे। नाउ इट कैन बी टोल्ड वाली साहब ने गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन कर्तृ है भारत के समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने लिखे कैसे देश के विभाजन की मानसिकता कैसे बनी, इसके पूर्व पक्ष को रखने का प्रयत्न कुलपति मुंशी जी ने किया। उन्होंने लिखा था रजाकार मूवमेंट के बारे में, जो तेलंगाना में हुआ था। तो भारत के विभाजन के बारे में कई ग्रंथ आए हैं, शोधपरक ग्रंथ आए हैं। परंतु जैसे कृष्णानंद जी ने अपने वक्तव्य में यहां बताए और इस ग्रंथ के भूमिका में आपने लिखा है, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जिन्होंने उस समय के उन दिनों को न केवल देखा
हिंदू समाज के बंधुओं को, भगिनियों को बचाने के लिए जो कार्य किया, या देश के नेता के ऊपर होने वाले आक्रमण के बारे में पूर्व सूचना मिली तो उसके बारे में बताया। हम जानते हैं कि सितंबर में 1947 के देश आजाद होने के पश्चात संभवतः 7, 8, 9 सितंबर को बहुत बड़े कत्लेआम की योजना बनी। उसकी सूचना संघ के स्वयंसेवकों ने तत्कालीन सरकार और खास करके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचाई। तो इसलिए ऐसे होने वाले वो जो एक बड़े कत्लेआम के जो परिस्थिति होने वाली थी उसको सरकार रोक सकती। इतिहास में तो प्रत्यक्ष देश विभाजन होने के पश्चात जो लोग वहां से यहां आए, आना पड़ा, उस संदर्भ के कहानी जो सत्य है, इतिहास के उस साक्षी को यहां इन ग्रंथों में दाखिल किया गया, दर्ज किया, ताकि प्रत्यक्ष दर्शियों के उन अनुभवों के कारण, जैसे अभी आलोक जी और प्रदीप जी ने कहा, पीढ़ी समझना चाहिए इतिहास क्या होता था, लोग कैसे उस समय के सामना किया, उनके अंदर ऐसे कौन सी शक्ति अंदर से प्रकट। हमारे देश के उस समय के उन प्रांतों के माता भगिनियों ने कैसे आधुनिक काल के पद्मिनी बनकर जोहर की, उस पद्मिनी की वीर परंपरा को उन्होंने केवल उन्होंने जहर दे दिया या कुएं में कूद गए, ऐसा नहीं। कई बहनों ने, कई माताओं ने हाथ में तलवार लेकर खड़े रही, जिसका उल्लेख यहां किया गया। ये हुआ है। तो इसलिए इस कहानी को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं जो पढ़े हैं, कुछ मैंने तो देखा, सुना, उसमें एक, जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे तो मुझे भी याद आया, तो कुछ वर्ष पूर्व विद्यार्थी परिषद के एक अभ्यास वर्ग कार्यकर्ताओं के वर्ग के लिए मैं फाजिल्का गया था। वहां के एक संघ के कार्यकर्ता, तो वो वर्ग की व्यवस्था में थी, तो बातचीत हो रही थी, तो मैंने घर का परिचय वगैरह ऐसे सहज रूप से कार्यकर्ता के परिचय के लिए मैंने बात की। तो पता चला वह परिवार विभाजन के समय उस भाग से यहां आए। तो मैंने पूछा क्या हुआ वगैरह, पता चला कि उनके पिताजी घर पे हैं, तो वो वहां से आए थे, बड़े आयु में थे। मैंने कहा मैं घर गया, नमस्कार किया, लेकिन बात नहीं। उस सज्जन ने, जो हमारे कार्यकर्ता के पिताजी, मुझे मौन धारण, और 24 घंटे वो माला लेकर जप करते हैं। तो हमारे मित्र ने कहा, कार्यकर्ता ने पूरी कहानी बताई। कहानी ऐसे है, वो कई वर्षों से ऐसे मौन धारण के लिए हैं। उससे पहले उन्होंने व्यापार वगैरह किया, ये बड़े हो गए, तो होने के बाद उन्होंने इन सारी चीजों से मुक्त होकर केवल जप करते हैं,
और पुराने दिनों को याद करते, कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं, बोलते नहीं। क्या पता चला जब वो वहां से निकले, उनकी पत्नी और 3 बेटियां के साथ रास्ते में गुंडों ने इनके पीछे किया, और कौन किया कहने की जरूरत नहीं। तो इधर उधर से कैसे तो भागना था, और भी लोग थे, सब भागना है या तो कहीं छुपना है या तो पलटवार करने के लिए तैयारी करके उनके ऊपर आक्रमण करना है। आक्रमण करने से बचना तो संभव नहीं, कैसे भी तो करके एक गुरुद्वारे में या मंदिर में अंदर घुसे। तो तीनों बेटियों ने कहा पिताजी को, अब हमारी रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए आप बच जाएंगे, तो आप आगे बढ़िए। तो आपका क्या होगा? नहीं, आप हमको यहीं समाप्त कर। पिताजी ने कड़ाई निकाले, भगवती की प्रार्थना की और अपने हाथों से उन्होंने तीनों बेटियों की वही मांगी। उनके शील बचाने के लिए भारत आए। बाद में उनके बेटा जन्म हुआ, व्यापार किए, छोटा एक दुकान चलाए। बाद में उनके मन हमेशा उस घटना के बारे में कैसे हुआ होगा, इसलिए वो मौन धारण कर लिए। 24 घंटे में कई बार उनके आंखों से आंसू बहती है, बोलते नहीं। जब दुनिया में मानचित्र बहुत बदले, भूभाग इधर से उधर गए, ऐसे कहानी कितने देशों में। भारत आज जो भारत बचा है, यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के परिवारों के प्रति आने वाले हमारे हर पीढ़ी कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसे कार्य इन लोगों ने करके भारत को बचाया, हिंदू समाज को बचाया। मैं उनको चरण स्पर्श करके बाहर आया। आज तक मैं सोचता हूं, एक पिता कैसे अपने हाथ से कर सकता, लेकिन किया क्या मजबूरी हो गई, क्या उनका जन्म वहां हुआ इसलिए। दिल्ली में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ लोगों ने देश को विभाजन कर दिया, क्या अपराध था? वो हिंदू बनकर जन्मे, यह अपराध था। वो उस भूभाग में उनका घर था, मकान था, परिवार था, यह उनके पर अपराध। ऐसे कितने लोगों को। क्या ये कहानी भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन होते होते देश का विभाजन जिस प्रकार हुआ, इस कहानी को वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यह कार्य जो हुआ है, यह जो इतिहास के उन पृष्ठों को यहां 4 खंडों में प्रकाशित करते हुए इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ने का कार्य हुआ है। यह उन लोगों ने किया, इसलिए उनके प्रति केवल कृतज्ञता के लिए नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन आगे की पीढ़ी के लिए आवश्यक सावधानी, आवश्यक सबक पाठ, और आपने जो बार बार कहा पाथे और मार्गदर्शन, उसके लिए ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है। देश विभाजन होगा नहीं है, ऐसे बहुत लोगों ने कहा था।
विविसेक्टिंग बिफोर विविसेक्टिंग द कंट्री, महात्मा गांधी जी ने कहा पाकिस्तान इज अ फैंटास्टिक नॉनसेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आप तलवार निकालेंगे, तलवार से मिलेगा, स्वॉर्ड विल बी मेड बाय स्वॉर्ड। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्गार किया था। देश का विभाजन, इस विभाजन में नभूतो ऐसे कत्लेआम, दो भाई जैसे विभाजन, जैसे अभी कहा ना, खुशी क्या कुछ। When you are hoisting the tricolor in the streets of Delhi, blood was flowing in Noakhali. क्या खुशी, दो भाई के नाते बंटवारा। इतिहास के तथ्यों पर, सत्यों पर इस प्रकार के बचपना से, षड्यंत्र से या और किसी कारण से ऐसे उसको ठग कर आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा देना किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को शोभा नहीं। इसलिए आपने कृष्णानंद सागर जी ने जो कहा, सत्य को सत्य के नाते रखो, उस सत्य से पाठ सीखे लोग, किसी के खिलाफ के लिए नहीं, उसी मानसिकता को आगे बनाए रखना चाहिए, इस कारण से नहीं। लेकिन हमें अपने अतीत के बारे में स्पष्ट कल्पना और जानकारी होनी चाहिए। एक राष्ट्र के नाते हमारी अगली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को देश की ये जो अध्याय है इसको स्मरण में केवल नहीं रखना है, उसके आवश्यक बातों को सीखकर आगे की दृष्टि से विचार करते हुए अपने जीवन चलाना चाहिए। एक राष्ट्र जीवन अपने इतिहास को भूलने से बिखर जाए। इसलिए इतिहास से पाठ सीखना यह आवश्यक है। The nation which forgets its history will be condemned to repeat that. इसलिए भी आवश्यक। दो चार प्रश्न उस समय के देश विभाजन हुआ, राष्ट्र देशों में बने, दो राज्य बने, बाद में तीन हो। एक प्रश्न है, क्या पाकिस्तान बनने के बाद जिस कारण से बनाए थे वह जिन लोगों ने सोचा था उनकी अगली पीढ़ी को वह सुख शांति समृद्धि मिली? किस कारण से आपने पाकिस्तान को मांगा था, क्यों बनाया था? इन 70-75 वर्षों में जो भूभाग पाकिस्तान कहलाता है, क्या हालत है वहां के लोगों के, वहां की शिक्षा के, वहां के स्वास्थ्य, दुनिया के सामने किस प्रकार वो खड़े हैं, क्या तैयार करते हैं? दुनिया में आतंकवादी लोगों को तैयार करने के फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं। मजहबी हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए आए दिन भारत में किसी न किसी प्रकार के कुतंत्र और षड्यंत्र करने के लिए आपने अपने राष्ट्र के एजेंडा बना रखा है। क्या किया, क्या मिला? और पाकिस्तान कितने जगह पर वहां आंतरिक
समस्याएं हैं। कुछ समय पहले इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन से एक मैगजीन उन्होंने निकाला, पाकिस्तान वॉच। पाकिस्तान के बारे में मॉनिटर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम था। मैंने कहा 2 दिन ये चलेगा नहीं पत्रिका, आप पत्रिका चलाने के सामर्थ्य नहीं रखते, क्षमता नहीं रखते, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान वॉच करने के लिए पाकिस्तान रहेगा तभी तो वॉच करेंगे। क्योंकि अब स्थिति वहां की क्या है, यहाँ उपस्थित लोगों को समझ में आ रहा है। आप मीडिया की चीजों को देखेंगे, दुनिया की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति देखेंगे तो समझ में आएगा पाकिस्तान में क्या है। दूसरे जो पाकिस्तान जो भूभाग है वहां के मुसलमान, बांग्लादेश में भी उस समय वो पूर्व पाकिस्तान था, आपने देश भर के कुछ ओपिनियन लिया, जो भी हो गया उस समय आपने किया। जो पाकिस्तान में रहे ऐसे मुसलमान, उस मुस्लिम समुदाय को तो आपने ये मिलेगा वो मिलेगा, आप भारत में रहेंगे, अखंड भारत में रहेंगे तो बाकी हिंदुओं के उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपको तो कभी नहीं होगी, कंपटीशन आप पीछे रहेंगे, वगैरह 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 उनको समझाकर उछलाकर आपने पाकिस्तान के बारे में समर्थन तो खड़ा कर दिया उन लोगों के अंदर। तो वो तो वहां रहे, उनको छोड़ो। जो पाकिस्तान नहीं गए उन मुसलमानों को क्यों पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसी भावना कर दिया कि वो क्रिकेट में वो जीतते तो भी यहाँ टीवी के ऊपर माल्यार्पण करना। शेष भारत में बचे मुस्लिम समुदाय में पाकिस्तान परस्त मानसिकता को बनाने के काम क्यों हुआ? आप तो गए नहीं, जिन्होंने गया, जिनको मिलना था मिला, नहीं मिला वो उनके हो गया। जो भारत में रहना है, आप कैसे यहाँ के बारे में क्यों, आप कैसे पाकिस्तानी हो गए? लेकिन देश के तत्कालीन नेतृत्व और आगे आए हुए जो सामने रहे, सरकार चलाए, सत्ता चलाए, मीडिया चलाए, एकेडमिक्स चलाए, ऐसे लोगों ने भारत में रहे इस मुस्लिम समुदाय को, आप तो भारत के भाई, यह समझाने का ये कार्य जितना होना चाहता नहीं। तीसरी बात, बहुत सारे हिंदू वहां जो रहे उनको जोर जबरदस्ती जुल्म से उनके धर्मांतरण किया। वह मानसिकता आज भी भारत में चलती है, वह एजेंडा आज भी जारी है। संख्या से हिंदू जहां जहां घटते हैं वह भूभाग, समाज का वह हिस्सा भारत के राष्ट्रीय मुख्य प्रवाह से अलग होने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता, या अलग मानसिकता पनपने में वहां कई प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर के छोर तक यह बात। इसलिए मतांतरण ये राष्ट्रांतरण है। Change of religion gives rise to change of nationality or national spirit. ये इतिहास का सत्य है, इतिहास का यह संदेश है। केवल उपासना पद्धति के अंदर के कुछ ऐसी इच्छा आकांक्षा है, इक्का दुक्का 10-20 ऐसे करते हैं। हिंदू समाज ने कभी इस विषय के बारे में विरोध नहीं किया, हजारों वर्षों से। हमने यहां दुनिया के किसी भी देश के मत पंथ के लोग आकर अपने मत पंथ को प्रचार करने के लिए सब प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करवाए हैं, लेकिन धर्मांतरण की आज पाकिस्तान बनने के 75 वर्षों के पश्चात भी
आज भी स्थिति भारत में ऐसे जगह जगह पर है। इस विषय के बारे में हमें समझना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को समझना चाहिए। हिंदू समाज इसमें न केवल जागरूक रहना, आवश्यक सक्रियता भी दिखानी चाहिए, ताकि भारत में हिंदू बहुल रहने तक ही भारत लोकतंत्र रहेगा, भारत की संस्कृति रहेगी, हिंदू संस्कृति रहेगी। हम सब यहाँ ऐसे बैठकर चैन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रह सकते हैं। अन्यथा आज जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की परिस्थिति हुई है, जिसका उल्लेख आलोक जी ने किया, वह होगा और भारत के अन्य स्थानों पर ये होते हुए दिखते हैं। पिछले मई के विधानसभा चुनाव के पश्चात पश्चिम बंग में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए, हमले हुए, वह एक केवल छोटा सा सैंपल है, समझना। तो इसलिए दो राष्ट्र के जो सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को यहां चलाया। भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन काल से भारत एक राष्ट्र है, एक संस्कृति, एक जन है। आप मत पंथ के कारण अलग राष्ट्रीयता नहीं होती, भाषा के कारण राष्ट्रीयता अलग नहीं। इसलिए भारत के इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जो प्राचीनतम इतिहास है, उसको समझकर आज भी हमें उस दृष्टि से एक राष्ट्र के, एक जन के, एक संस्कृति के इस भारत के वैचारिक अधिष्ठान को जीवन में अभिव्यक्त करने के हर अवसर को, हर मौके को हमें पूर्ण उपयोग करते हुए इसको मजबूत करना, समृद्ध करना और इसके बारे में एक श्रद्धा से कमिटमेंट रखना और आवश्यक है। क्योंकि आज एक राष्ट्र के संदर्भ में बारे में ही प्रश्न उठते हैं। तो 1947 में रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान का देश का विभाजन हुआ। भाषा के नाम पर अलग राष्ट्र की बातें होंगी। जनजाति यह भारत को नहीं है, यह हम अलग हैं, आदिवासी हैं, इसलिए हम अलग हैं, ऐसे कहने के सब प्रकार के षड्यंत्र राजनीतिक क्षेत्र में, विद्वत क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, अंतरराष्ट्रीय प्रयत्नों से ये होते रहते हैं, हो रहे हैं। क्योंकि भारत को एक राष्ट्र के नाते, एक जन और एक संस्कृति के नाते देखना और रखना दुनिया के कई शक्तियों के एजेंडा के विरुद्ध में होगा। इसलिए देश के विभाजन के उस पाप को हमें सीखना चाहिए। हाँ भाई, रिलीजन के नाम पर एक बार विभाजन हो गया और कोई कारण नहीं होता, ऐसे कोई गलती हमको नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति के जो वैचारिक अधिष्ठान के सत्य है, इसको अपने जीवन के श्रद्धा के विषय बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के बारे में यदि मतभेद है, कॉन्सेंसस नहीं है, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इसको इस अर्थ से समझना चाहिए। हम एक राष्ट्र रहे हैं क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। सदियों से यहाँ आक्रमण, यूनान सब मिट गए, हम क्यों? क्योंकि यहाँ के राष्ट्रीयता के वह एक प्राचीन परंपरा से युगों युगों से चले हुई वो जो सांस्कृतिक प्रवाह है, वह आज जिसको पाकिस्तान बांग्लादेश कहते हैं वहां भी है। वहां शक्तिपीठ है, वहां हिंगलाज है, वहां अकुर है, वहां नानका साहिब है, वहां ढाका देवी मंदिर है। इसलिए मन में अखंड भारत के इस विचार को हम संजोएंगे
और पृथ्वी में धरती पर आने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए दुनिया के मानचित्र हमेशा उसी प्रकार नहीं रहता। प्रारंभ में मैंने कहा 2 जर्मनी एक हो सकते हैं, 2 कोरिया एक हो सकते हैं, कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं, 2 वियतनाम एक हो गए, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसलिए आज जो है वही सार्वकालिक सत्य नहीं। महर्षि अरविंदो ने इसलिए 1947 के 15 अगस्त को उन्होंने कहा था यह विभाजन कृत्रिम है, असहज है, प्रकृति विरोधी है, राष्ट्र हित में नहीं है। इसलिए मैं दूर के उस दृश्य को देख रहा हूं, जब भारत अखंड होगा, भारत मां उस प्रकार प्रकट होगी, और मैं वो देख रहा हूं ऐसे महर्षि अरविंदो ने विचार किया था, वह होने के दिन आए। 4 खंड लिखे हैं कृष्णानंद सागर। नौजवान पीढ़ी को, शोध करने वाले लोगों को मैं एक सुझाव देता हूं, इसके आधार पर से प्रेरणा लेकर इतिहास के इस अध्याय विभाजन और उस समय के जो स्थिति थी, उसके लिए और भी कई प्रकार के शोध करते हुए तथ्यपरक ग्रंथ आना चाहिए। यह दुनिया की आवश्यकता है, भारत के लिए तो है ही। उदाहरण के लिए भी वहां उस समय मातृशक्ति, नारी समूह के क्या क्या भूमिका रही, यह बात सामने आना चाहिए। जो मैं देख रहा था ग्रंथ के जो व्यक्तियों के नाम, उनमें से कुछ महिलाओं के नाम है, क्योंकि सभी मिलना, उनको बात करना ये नहीं हुआ होगा कितना नहीं। लेकिन मातृशक्ति की क्या भूमिका रही, शोध करते हुए एक पुस्तक आ कोलकाता के एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक कार्य किया है। 1937 से 1947 तक 10 वर्ष उस समय के बंगाल मुस्लिम लीग सत्ता पर थी। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स हुए, बिल्स लाए, कानून बने, उसका अध्ययन करते हुए 5 खंड उन्होंने प्रकाशित किए हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल 1937 to 1947। ऐसे शोध करके बहुत सारे विषयों को आज भी भारत के विभाजन के वह जो शोकांतिका है, उस विभीषिका के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे विषयों को आगे की पीढ़ी के लिए तथ्य के आधार पर रखने के एक महती आवश्यकता है, उसको भी पूरा करना चाहिए। ऐसे कुछ नई पीढ़ी के लोग यह शोध कार्य लें। कृष्णानंद जी ने जो कार्य प्रारंभ किया है अपने वो करे। वैसे तो ज्योति जला निज प्राण की, ऐसे एक पुस्तक पहले माणिकचंद्र वाजपेयी और श्रीधर पराडकर जी उन्होंने इसी विषय पर लिखी। उससे और बढ़कर कुछ ग्रंथ आ गए, आगे भी और। लेकिन ये सब, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की अस्तित्व, राष्ट्र की एकता और एकात्मता, इसको मजबूत करने के लिए यह एक महत् कार्य होना चाहिए। और महर्षि अरविंद को सपने को साकार होते हुए देखने के लिए हम सभी रहेंगे, ऐसे मैं विश्वास व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।